हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं यूनिट सेकंड ऑफ जीएसटी। यूनिट 1 आई होप आप सबने पढ़ ली है और बहुत अच्छे से समझ ली है। यूनिट सेकंड को मैं आपको 4 पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ। आज का पहला पार्ट है सप्लाई अंडर द जीएसटी, देन मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइम ऑफ सप्लाई, देन प्लेस ऑफ सप्लाई एंड देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये 4 पार्ट में हम इस सप्लाई चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड गाइस आपने आई होप गाइडलाइन वाली वीडियो देखी, आपको पता है कि ये जो सेकंड यूनिट है ना वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स की आपकी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सप्लाई अंडर द जीएसटी को हम 2 सेक्शन की हेल्प से पढ़ेंगे। एक है हमारा सेक्शन 7 और एक होगा हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे बंडल सप्लाई के बारे में और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 7 ही हमारा मेजॉरिटी पार्ट जो है कवर करता है और सेक्शन 7 को हम शेड्यूल 1, 2 और 3 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतनी चीज़ आपको समझ आ गई, पूरा चीज़ें हमने डिटेल में समझा दी है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 है वो हमें समझाता है मीनिंग ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई क्या है। अब सप्लाई के अंदर ना 2 चीज़ आती हैं, एक तो गुड्स और दूसरा सर्विसेज। तो सप्लाई का मतलब समझने से पहले मैं आपको गुड्स और सर्विसेज का मतलब समझाना चाहती हूँ। देखो, गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और एनीथिंग अटैच और टू फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर द सप्लाई। अब इसका एग्जाम्पल समझो। देखो, ये जो है ये चिंटू है और चिंटू के खेत में ना एक कोई क्रॉप खड़ी थी, पता नहीं कौन सी क्रॉप थी बट कोई सी तो थी। अब चिंटू ने इस क्रॉप को काट दिया और ये जो क्रॉप है ये मिंटू को इसने बेच दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉप विच इज हार्वेस्टेड इन अ लैंड उसको बेच दिया गया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि ये चिंटू है और चिंटू के खेत में टिम्बर खड़े हैं। ठीक है, अब चिंटू ने टिम्बर काटे नहीं, इसने एज इट इज मिंटू को बेच दिए, क्योंकि अभी टिम्बर जो थे वो थोड़े छोटे थे और थोड़ा टाइम लगता। तो चिंटू ने बोला कि अभी ऐसे ही तुम इसे खरीद लो, बाद में जाके तुम इसे अपने हिसाब से काट लेना। तो यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है ना, अटैच और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई, ये चीज़ इसी बात को समझाती है कि वो जो टिम्बर थे वो लैंड से अटैच थे, इट्स अ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड। तो ये भी चीज़ हमारी गुड्स में आती है। अब इसमें क्या नहीं आता? तो मनी और सिक्योरिटी इसमें नहीं आती। मनी एंड सिक्योरिटी की डेफिनेशन अभी हम बाद में पढ़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि मैंने अभी आपको बोला एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम के अंदर क्या आता है? इट रेफर्स टू क्लेम टू एनी डेट और बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन। ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। देखो, जो चीज़ गुड्स, मनी और सिक्योरिटी नहीं है ना, वो सर्विस है हमारी। इसके अंदर क्या आता है? जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है वो सब आती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि पैसे नहीं आते, लेकिन पैसे से प्रोवाइड करी कोई सर्विस आती है। जैसे कि मान लो चिंटू थे, ये चिंटू था, चिंटू के पास ना पैसे थे इंडियन करेंसी में। अब इसे ये फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कराने थे। एक्सचेंज कराने के बदले में इसने कुछ कमीशन दिया, इसने कमीशन दिया। तो भले ही ये एक्सचेंज वाली चीज़ पे कुछ नहीं, लेकिन ये जो कमीशन है इस पे जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द मनी चार्ज विद द जीएसटी। सेपरेट कंसिडरेशन अगर चार्ज करा गया है, जैसे यहाँ पे सेपरेट कंसिडरेशन क्या है? कमीशन, वो चार्ज किया गया है, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज मनी एंड सिक्योरिटी। देखो, मनी के अंदर क्या आता है? मनी मतलब लीगल टेंडर, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको भी यूज़ किया जाता है कंसिडरेशन की तरह या फिर कोई भी चीज़ को सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सप्लाई में नहीं आते, इसका ध्यान रखना। सिक्योरिटी में क्या आता है? जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड। ये ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। आई होप आपको गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन तो समझ आ गई। अब समझते हैं सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन समझने के लिए ना हमें ये 3 पिलर्स को समझना होगा। So what is supply? Supply includes supply of all goods and services with consideration in course और furtherance of business। मतलब 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो गुड्स हो या सर्विस हो, उसके अलावा कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन मतलब कोई पेमेंट हो, कैश में हो या फिर किसी और चीज़ में हो। ठीक है, और उसके अलावा फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए आप कोई सर्विस ना लो, उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तभी जीएसटी लगेगा।
इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो लिस्ट है, बहुत बड़ी तो नहीं, हाँ थोड़ी छोटी सी है, 8 मोड की लिस्ट है जो सेक्शन 7 ने प्रोवाइड करी है कि ये सारी चीज़ें अगर हो रही है ना तो ये सप्लाई के अंदर आएंगी। जैसे कि अगर सेल हो रही है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, टाइटल का ट्रांसफ़र हो रहा है, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटर, लीज, इसके अलावा भी हैं अभी, एंड डिस्पोजल, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये पूरी सप्लाई की कैटेगरी में आ जाती है। अब मैं ना आपको ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली चीज़ को ना थोड़ा डिटेल में समझाना चाहती हूँ। देखो, मैंने आपको बताया कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉर अ बिजनेस, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर किसी ने सेकेंड हैंड कार जो है वो बेची, अब उसने वो पहले कार परचेस करी थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अब उसने वो बेच दी, तो ये उसका रोज का काम नहीं है, ये उसका बिजनेस नहीं है सेकेंड हैंड कार परचेस करके बेचना, बस उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेस करी थी और अब वो उसे बेच रहा है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं अगर किसी के पास कोई ज्वेलरी थी, ठीक है, उसने वो जाके सुनार को बेच दी, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है। बट अगर एक रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो नॉमिनल चार्जेस, नॉमिनल मतलब स्मॉल चार्जेस कलेक्ट कर रही है टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंट, तो ये एक्टिविटी कोर्स ऑफ बिजनेस में मानी जाएगी और इस पे जीएसटी लगेगा। अब मैंने आपको जो तो इसेंशियल कंडीशन पढ़ाई है ना, एक कौन सी पढ़ाई है, दैट इज कंसिडरेशन। ये जो कंडीशन है ना, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। और दूसरी अभी मैंने इतना बड़ा लेक्चर किस चीज़ पे दिया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे, याद है ना, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो मैंने अभी आपको दो कंडीशन पढ़ाई है, एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए और दूसरा कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अब इन्हीं दोनों कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहला एक्सेप्शन पढ़ाएंगे इस वाली का, फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो एक्सेप्शन क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर किसी पर्सन ने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट का मतलब क्या है कि आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर से बॉट करी है, ठीक है, कंसिडरेशन देके करी है, तो भले ही वो पर्सनल यूज के लिए हो, भले ही वो बिजनेस के लिए हो, वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि किसी ने आर्किटेक्ट सर्विस जो है वो ली है अपने हाउस के लिए, अपना घर बना रहा है उसके लिए आर्किटेक्ट सर्विस ली है किसी दूसरे आर्किटेक्ट से जो कि दुबई में रहता है, और उसके बदले में उसे फीस भी दी है, ये बात ध्यान रखना, उसके बदले में फीस भी दी है, तो भले ही ये पर्सनल होम के लिए उसने सर्विस ली है और ये पर्सनल ट्रांजेक्शन में कैटेगराइज होता है, बट इट इज सप्लाई बिकॉज इट कंसिडरेशन एग्जिस्ट। ये सप्लाई क्यों है, क्योंकि कंसिडरेशन है। तो आपको इससे क्या समझ आता है कि अगर इंपोर्ट करी गई है, कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी गई है और कंसिडरेशन के बदले में इंपोर्ट करी गई है, ठीक है, इंपोर्ट हुआ है और कंसिडरेशन के बदले में हुआ है, तो भले ही कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ये चीज़ हमारी सप्लाई मानी जाएगी और इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जेम्पशन, इसकी तो पूरी लिस्ट है। दूसरा क्या पढ़ाया था मैंने कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, यही तो बताया था ना अभी कि कंसिडरेशन नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं होगी। क्या पढ़ाया, नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो जीएसटी। अब इसकी पूरी लिस्ट है कि जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। अब इस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से समझना और ये ना तुम्हें याद रखना है, बिल्कुल माइंड में सेट करना है। पहला आता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर कहीं भी कोई भी बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर करा गया, ठीक है, और ट्रांसफर करने के बाद उस एसेट पे या उस पे पहले ही आईटीसी क्लेम कर रखा है, तो वो सप्लाई की तरह ट्रीट होगा। अब मैम ये आईटीसी पहले समझा तो पहले आईटीसी समझ। देखो यहाँ पे मैं ना एक एग्जांपल की हेल्प से आपको आईटीसी समझाने वाली हूँ। मान लो चिंटू ने शर्ट परचेस करी, 10 लाख की शर्ट उसने परचेस करी और उसने 50,000 का जीएसटी उसके साथ पे किया, तो टोटल चिंटू ने 10,50,000 रुपये का पेमेंट करा जब उसने शर्ट परचेस करी। बाद में क्योंकि वो तो बिजनेसमैन था, उसने शर्ट क्यों परचेस करी थी, आगे बेचने के लिए, तो उसने बाद में ये शर्ट बेची 12 लाख की, और 12 लाख की शर्ट बेच के उसने 60,000 रुपये का जीएसटी कलेक्ट करा अपने कस्टमर से। तो उसके पास टोटल कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, 60,000 का। उसने ये 60,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि पूरे 60,000 रुपये पे करेगा, क्यों करेगा, तुम क्यों करेगा, नहीं तुम बताओ। 60,000 तो यहाँ पे उसने कलेक्ट करे, 50,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो वो अब सिर्फ गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 10,000 पे करेगा। और ये जो 50,000 है इसका वो आईटीसी क्लेम करेगा। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 रुपये परचेस के टाइम पे कर चुका है, तो इसे कहते हैं आईटीसी। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन ने पैसे के बगैर कोई भी सामान किसी को दिया है लेकिन उस पर ऑलरेडी वो आईटीसी क्लेम कर चुका है, तो वो हमारा सप्लाई में माना जाएगा। अब इसका ना एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। अ बिजनेस ओनर गिव अ लैपटॉप on which he claimed the ITC to his friend
फॉर फ्री, दिस इज टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि वो आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। अब आईटीसी आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल, एक फर्नीचर डीलर है, उसने अपनी कार जो है वो फ्रेंड को दे दी, लेकिन आईटीसी इस पे ब्लॉक था, तो कोई क्रेडिट नहीं लिया, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। बट अगर आईटीसी ले लिया है तो फिर सप्लाई में माना जाएगा। देन नेक्स्ट इज सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है ये समझो। देखो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद सेम पैन। मान लो ये मिस्टर राम है, अब मिस्टर राम में ना 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस की ब्रांचेस है वो एक नोएडा में है और एक दिल्ली में। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम डिफरेंट स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब पैन तो सेम ही है, पैन कार्ड तो सेम ही है, पैन तो सेम ही है ना। तो मिस्टर राम ने नोएडा में लिया, दिल्ली में लिया, लेकिन पैन सेम था, तो इसीलिए नोएडा वाली ब्रांच और दिल्ली वाली ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, भले ही पैन सेम है, पैन राम का ही है। सो रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं ये समझो। रिलेटेड पर्सन मतलब अगर कोई पार्टनर्स हैं बिजनेस में तो वो रिलेटेड पर्सन में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन ने 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं बोथ ऑफ द कंपनी के, तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। अब ये समझ नहीं आया ना, देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। मिस्टर ए ने बी लिमिटेड में 25% शेयर होल्ड कर रखे हैं और सी लिमिटेड में 26% शेयर होल्ड कर रखे हैं। टोटल शेयर 51% है, 50% से अब होना चाहिए, तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड आपस में रिलेटेड हो गए। इसके अलावा अगर एक ने दूसरे को कंट्रोल कर रखा है, मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है, तब भी रिलेटेड माना जाता है। इसके अलावा अगर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों ने मिलके ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रखा है, तो एक्स और वाई लिमिटेड रिलेटेड माने जाएंगे। और कंट्रोल कर रखा है मतलब दोनों का शेयर मिला के 50% से अबव होना चाहिए। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो भी रिलेटेड माने जाते हैं, या फिर मेंबर है सेम फैमिली के। अब फैमिली का मतलब क्या है, देखो फैमिली के अंदर आता है स्पाउस एंड चिल्ड्रन। स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ और बच्चे। इसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी भी पर्सन के अगर वो होलली या फिर मेनली, ये ध्यान रखना होलली या मेनली डिपेंड है उस पर्सन पे, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स तभी आएंगे फैमिली के अंदर अगर वो होलली या मेनली पर्सन पे डिपेंड है। अगर नहीं है तो रिलेटेड पर्सन नहीं है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी सप्लाई हुई है रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हुई हो, उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली ब्रांच टू मुंबई ब्रांच ऑफ द सेम कंपनी, या गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अप टू ₹50,000 पर फाइनेंशियल ईयर आर नॉट आर सप्लाई। ये सप्लाई में नहीं आएंगे, ध्यान रखना 50,000 से अब अगर होगा तो सप्लाई में आता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखो अगर कोई भी सामान प्रिंसिपल से एजेंट के पास जा रहा है या एजेंट से प्रिंसिपल के पास आ रहा है तो वो सप्लाई माना जाएगा, लेकिन इसकी बिना एक कंडीशन है। देखो अगर प्रिंसिपल ने कोई भी गुड्स एजेंट को बेचे हैं, ठीक है, और एजेंट ने बेचे नहीं मतलब मान लो सिर्फ ट्रांसफर करें, तो प्रिंसिपल ने गुड्स ट्रांसफर करे एजेंट को और एजेंट ने वो गुड्स जो है वो कस्टमर को बेच दिए। अगर जो इनवॉइस है वो एजेंट के नाम पे बनता है तो माना जाएगा कि ये शेड्यूल 1 में कवर होता है। शेड्यूल 1 में मतलब ये जो हमारी कैटेगरी है उसमें कवर होएगा और इस पे जीएसटी लगेगा। बट अगर एजेंट के नाम पे ना इनवॉइस बन के डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे बन रहा है तो ये जीएसटी के अंदर कवर नहीं होगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अगर एजेंट के पास अथॉरिटी है ट्रांसफर करने की टाइटल ऑफ गुड्स, तो उस केस में ये इस वाली कैटेगरी में कवर होगा और ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। अगर नहीं है तो नहीं मानी जाएगी। वहीं दूसरा, मान लो वेंडर ने गुड्स सप्लाई किए एजेंट को और एजेंट ने वो प्रिंसिपल को बेचे, प्रिंसिपल को दे दिए, प्रिंसिपल को सप्लाई किए, ठीक है। अगर जो इनवॉइस है वो डायरेक्टली वेंडर जो है वो प्रिंसिपल के नाम का बना देता है तो उस केस में ये हमारी लिस्ट में कवर नहीं होगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो वेंडर इनवॉइस एजेंट के नाम का बनाता है तो उस केस में ये शेड्यूल 1 में कवर होगा और शेड्यूल 1 जो हम पढ़ रहे हैं लिस्ट वो उस पर लगेगी। तो हमारा नेक्स्ट केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, नो कंसिडरेशन। मतलब अगर कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी गई है बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कंसिडरेशन के बगैर विदाउट अ पेमेंट, लेकिन फॉर अ बिजनेस पर्पस, तो वो हमारा सप्लाई की कैटेगरी में आता है। मान लो एन इंडियन ब्रांच रिसीव फ्री कंसल्टेंसी फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, रिलेटेड पर्सन है क्योंकि हेड ऑफिस वहाँ पे है ना, यूएसए में, तो ये भी सप्लाई के अंदर आएगा। सप्लाई के अंदर क्या नहीं आएगा, अगर मिस्टर राम
टेकन फ्री आर्किटेक्चरल सर्विस फ्रॉम ए सन रिलेटेड पर्सन इन अ यूएई फॉर इस रेजिडेंशियल हाउस। क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो ये सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर ना 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी 4 कंडीशन? पहली तो इंपोर्ट हो सर्विस का, इंपोर्ट हो सर्विस का, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन से होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। तीसरी कंडीशन क्या है? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। और चौथी विदाउट द कंसिडरेशन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये हमारा शेड्यूल 1 में कवर होगा। शेड्यूल 1 क्या है? जो लिस्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, FOB फर्दरेंस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड विदाउट कंसिडरेशन, तो ये हमारा डीम सप्लाई माना जाएगा। सो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1A विद द शेड्यूल 2। इसके अंदर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो इसकी ना पूरी की पूरी हमारी लिस्ट है और हम इसमें देखेंगे कि इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहले आता है ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। अब ट्रांसफर ट्रांजैक्शन में सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है या फिर सिर्फ राइट टू यूज दिया गया है। अगर ट्रांसफर कर दिया गया है टाइटली तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स है, जैसे कि पेन सेल कर दिया कस्टमर को, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। या फिर फ्यूचर में ट्रांसफर टाइटल की बात करी गई है, जैसे कि सेल ऑफ कार अंडर द हायर परचेस एग्रीमेंट। बट अगर सिर्फ यूज करने को दिया गया है, टाइटल ट्रांसफर नहीं करा, सिर्फ राइट टू यूज दिया है, तो फिर दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे कि कार गिवन और रेंट, तो वो क्या है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है कि रेंट पर भी दे दी, आप यूज कर लो और बाद में वापस कर देना। देन नेक्स्ट आता है लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड को या फिर बिल्डिंग को रेंट पे दिया जा रहा है, लीज, टेनेंसी, लाइसेंस वगैरह कुछ भी, वो सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग। देखो, अगर कोई भी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें एक चीज देखनी है कि क्या जो पहली ऑक्यूपेंसी है या फिर हमें कुछ जो पेमेंट है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मिला है या बाद में मिला है। जैसे कि मान लो हमारा जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो 1 फरवरी को मिला, ठीक है, लेकिन हमें कुछ जो कंसिडरेशन था वो 31 जनवरी को मिल गई, ठीक है, तो ये मानी जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट अगर हमारी जो पूरी की पूरी कंसिडरेशन है वो 2 फरवरी को मिली और हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन हमें 1 फरवरी को मिला, तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा एक केस ये भी हो सकता है कि हमारा जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो 1 फरवरी को मिला, लेकिन जो पहली ऑक्यूपेंसी थी, मतलब जो पहला फ्लैट बिका या दी गई ऑक्यूपेंसी दी गई, वो 31 जनवरी को दे दी, तो इस केस में भी इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर कोई भी एक्टिविटी है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आती है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडप्टेशन, अडप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। देन नेक्स्ट इज कंपोजिट सप्लाई। देखो, इस चीज़ को ना बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, अब मैम वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये चिंटू है, चिंटू को ना घर ले बनाना था, तो उसने क्या किया कि 4 मजदूर रखे, 4 लोगों को रखा और उनको बोला कि तुम ना बस बनाओगे, घर के अंदर जो भी सामान लगेगा वो मैं तुम्हें खुद ला के दूंगा अपने पैसों से, सारा सामान मतलब मेरा होगा, तुम्हें बस बनाना है। तो ये क्या हो गया? दिस इज पूरी तरीके से एक सर्विस, ठीक है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ये चिंटू है, चिंटू को घर बनवाना था, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करा, उससे कहा कि लेबर भी तुम्हारी, सामान भी तुम्हें खुद ही लेकर आना है और वो सामान तुम्हें मेरे घर में लगाना है। क्योंकि सामान कौन सा, जैसे जितना भी सामान होगा, मान लो कोई ट्यूबलाइट लगा रहे, कुछ लगा रहे, कि तुम्हें सारा काम करके पूरा घर मेरे को बना के और बाद में मेरे को पेमेंट बता देना, मैं तो तुम्हें पेमेंट दे दूंगा, बस पेमेंट देता रहूँगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? लेबर भी अपनी लगानी है, तो लेबर क्या हो गई? सर्विस हो गई। इसके साथ साथ गुड्स भी अपने ही लगाने हैं, क्योंकि घर के अंदर जो भी सामान लग रहा है, मान लो टाइल्स लग रही है, तो वो क्या है? वो गुड्स है। तो ये जो है कंपोजिट कॉम्बिनेशन होता है और इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो शेड्यूल 2 ने ना साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको सप्लाई माना जाएगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, गुड्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर रेस्टोरेंट या कैटरिंग की सर्विस है, अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट में जाके बैठता है, मान लो चिंटू है, चिंटू रेस्टोरेंट में जाके बैठा, तो उसको खाना दिया जाएगा,
ठीक है, खाना क्या है, गुड्स है, और वेटर ला के खाना देगा तो वो क्या है, वो सर्विस है। तो ये क्या होगी, कंपोजिट होगी ना, गुड्स एंड सर्विस दोनों। लेकिन शेड्यूल सेकंड ने क्या कहा है कि इसको तुम सर्विस मानोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल सेकंड क्या आता है, जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब क्या है कि किसी और के गुड्स पे थोड़ा सा काम करना, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका एग्जाम्पल समझो, चिंटू ने पेन खरीदे और वो पेन जो थे वो मिंटू को दिए। मिंटू को ना दूसरे कलर से बनाती हूँ ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर पाओ। मिंटू को दिए, मिंटू ने उन पे प्रिंट किया चिंटू भैया। ठीक है, चिंटू ने क्या कहा कि ये पेन है, मिंटू को दिया और कहा कि इस पे चिंटू भैया प्रिंट कर दे। तो ये जो काम है ना, ये जॉब वर्क है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। मिंटू ने क्या किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस दी है, बस सर्विस ही तो करी है ना, प्रिंट ही तो किया है ना, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। देन सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर कोई भी बिजनेस एसेट ट्रांसफर हो रही है, अगर वो परमानेंटली ट्रांसफर हो रही है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर टेम्परेरी ट्रांसफर हो रही है तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इन शेड्यूल सेकंड। देखो जॉब वर्क, जॉब वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर किसी और के गुड्स पे बस थोड़ा सा काम कर रहा है, दैट इज जॉब वर्क। मान लो चिंटू ने मिंटू को कुछ पेन सप्लाई करे थे और उन पेन पे बोला था कि इन पे कुछ प्रिंट करना है, तो मिंटू ने सिर्फ प्रिंटिंग का काम करा है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस एसेट ट्रांसफर करी है, परमानेंटली करी है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्परेरी करी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अगर किसी भी पर्सन का, कोई भी टैक्सेबल पर्सन था, उसका बिजनेस बंद हो रहा है और बिजनेस बंद होने से एक दिन पहले उसके पास जितने भी गुड्स थे ना, भले अब तो बिजनेस बंद हो गया, अब तो उसका जीएसटी एकदम कैंसिल हो गया होगा, लेकिन एक दिन पहले जितने भी गुड्स थे ऐसा माना जाएगा कि दे आर डीम्ड टू बी सप्लाई, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे और उन पे जीएसटी लगेगा, अनलेस वो बिजनेस किसी और को ट्रांसफर नहीं हो जाता एज अ ऑन गोइंग कंसर्न, या फिर कोई और पर्सन उसे ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं चलाता। देखो मैं इसे ना तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो ये राम है, राम के पास 31 जनवरी को कुछ स्टॉक पड़ा था, ठीक है, लेकिन 1 फरवरी को राम ने अपना बिजनेस बंद करने का डिसाइड कर लिया कि 1 फरवरी को मैं अपना बिजनेस क्लोज कर लूँगा। अब अगर 1 फरवरी को बिजनेस क्लोज हो रहा है तो उसका जीएसटी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मान लो ये जो स्टॉक था उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि एक दिन पहले जितना भी स्टॉक है इसको एज अ राम जैसे नॉर्मली अगर सप्लाई करता, नॉर्मली अगर किसी को बेचता कस्टमर को, तो जो जीएसटी वो कलेक्ट करता इसको वैसा ही माना जाएगा कि इट इज डीम सप्लाई। ठीक है, और इस पे जीएसटी लगेगा, इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। भले ही उसने सप्लाई नहीं करी, उसका तो भाई बंद हो रहा है ना 1 फरवरी को, लेकिन स्टिल इट विल कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मान लो ये जो राम है, राम ने क्या किया, इस बिजनेस को बंद नहीं करा, इसको एज अ चलता हुआ बिजनेस, मतलब पूरा एज अ ऑन गोइंग बिजनेस ये श्याम को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था कि राम ने बिजनेस बंद कर दिया था 1 फरवरी को, अभी उसने बंद नहीं किया, उसने एज इट इज एज अ ऑन गोइंग कंसर्न ये श्याम को ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा जैसे पहले माना जा रहा था, और जीएसटी अप्लीकेबल श्याम पे होगा। कब, जब श्याम वो सारा सामान बिजनेस में बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा, तो तब वो जीएसटी पे कर देगा। ऐसा नहीं कि राम को जैसे ही वो श्याम को पे बिजनेस सेल कर रहा है तो उसको एज अ जीएसटी पे करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, इस केस में नहीं करना पड़ेगा। अगर वो ऑन गोइंग कंसर्न की तरह श्याम को अपना बिजनेस दे रहा है तो जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा राम को, किसको पे करना पड़ेगा, श्याम को। कब, जब वो सामान कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि मान लो ये राम है और राम ने अपना बिजनेस ट्रांसफर नहीं करा है, बस एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव रख दिया है। ठीक है, किसको रखा, श्याम को ही रख दिया। तो इस केस में भी टैक्सेबल पर्सन अब राम नहीं रहेगा, श्याम हो जाएगा। टैक्सेबल पर्सन कौन है, श्याम हो जाएगा, और श्याम जब गुड्स को बेचेगा, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टेम्परेरी ट्रांसफर करा है तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अलावा नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है, एग्री टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम अ एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इसको ना मैं तुम्हें बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मिस्टर एक्स के घर पे शादी है, ठीक है, अच्छे से लिखती हूँ।
मान लो मिस्टर एक्स के घर पे शादी है। अब क्या हुआ कि इनके पड़ोसी हैं मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के घर पे 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद भी ढोल बज रहा है और मिस्टर वाई चाहते हैं कि भाई ये ढोल जो है ये बंद हो जाए क्योंकि अब उन्हें दिक्कत हो रही है। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला ये लो 10 लाख रुपए, ये ढोल ऐसे ही बजेगा, पार्टी न्यू ही चलेगी, ठीक है। अब मिस्टर वाई ने क्या कहा कि चलो ठीक है 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, बजा लो ढोल, कोई बात नहीं, बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या माना जाएगा, इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इस 10 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा, समझे। तो इट इज नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट एंड एग्री टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, मतलब किसी एक्ट को आप ना करो इसलिए अगर आपको कोई पैसा दे रहा है या किसी चीज को टॉलरेट करने के लिए कोई पैसा दे रहा है तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ मूविंग टू द नेगेटिव लिस्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 रीड विद द शेड्यूल 3। देखो इसके अंदर ना वो सारी सिचुएशन आती हैं जो कि नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। सबसे पहले सर्विस बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर। देखो अगर कोई भी सर्विस एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता अगर वो इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो अगर मान लो एम्प्लॉय को कोई भी सैलरी पे करी जा रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा और वो सप्लाई भी कंसिडर नहीं करा जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो गिफ्ट दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फिस्कल ईयर, ठीक है, तो उसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दिया जाएगा तो उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पर टैक्स भी लगेगा। नेक्स्ट इज सर्विस बाय कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी सर्विस किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो लॉ के अंडर स्टैब्लिश हुआ है वो अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो उसको नीदर अ गुड्स नॉर अ सर्विस माना जाएगा, मतलब ये सप्लाई के अंडर नहीं आएगा। कोर्ट के अंदर क्या क्या आता है वो भी डिफाइन कर रखा है, कौन कौन सी चीज़ आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट फी और जो ट्रिब्यूनल फी होती है ना उस पर जीएसटी नहीं लगता, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट इज सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अगर लैंड या बिल्डिंग का सेल करा जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो अगर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है वो 1 फरवरी को आया है और आपका सारा कंसिडरेशन जो है वो 2 फरवरी को रिसीव हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और ये चीज़ जो है ये नेगेटिव लिस्ट में आती है, इस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, इट्स एन एक्सक्लूड फ्रॉम द जीएसटी। देन नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम। देखो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन मैंने ऊपर भी तुम्हें बताई थी। एक्शनेबल क्लेम इज रिफर्स टू द क्लेम टू एनी डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन। देखो मेजॉरिटी तो एक्शनेबल क्लेम जो है वो नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, लेकिन कुछ जीएसटी के अंदर आते हैं। कौन कौन से, ये सारे, बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूनरल एंड द बुरियल सर्विस। मतलब अगर कोई भी पर्सन मर जाता है उसके बाद जो भी सर्विस होती है उससे रिलेटेड वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, जैसे कि फ्यूनरल सर्विस हो गई या फिर क्रिमिनेशन सर्विस, मॉर्चरी सर्विस, ये सारी की सारी। इसके अलावा अगर किसी मरे हुए इंसान को वैन से लेके जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, तो वो भी सप्लाई नहीं मानी जाती है, उस पर भी जीएसटी वगैरह नहीं लगता है। देन नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल ड्यूटी। देखो अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत या म्यूनसिपैलिटी अपना कोई भी फंक्शन कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसकी जो भी पेमेंट वगैरह हो रही होगी गवर्नमेंट से। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन जो है उसको पोस्ट मिली है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई और उस पर जीएसटी नहीं लगता है। Then government body, duty performed by the chairperson, member, director in a body established by government, provided they are not deemed to be the employee। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो वो चीज़ भी हमारी सप्लाई नहीं मानी जाएगी और सप्लाई जो नहीं माना जाता उस पर जीएसटी नहीं लगता है। मूविंग अहेड, हमने सेक्शन 7 पूरा कर लिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर आता है फॉर्म ऑफ सप्लाई। फॉर्म ऑफ सप्लाई दो तरह की है, एक है मिक्स्ड एंड एक कंपोजिट। और फॉर्म ऑफ सप्लाई से ना कई बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। देखो कंपोजिट सप्लाई ना नेचुरल बंडल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। इसके अंदर एक जो होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी सारी जो होती हैं ऑक्सिलरी सप्लाई होती हैं। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो प्रीडोमिनेटेड एलिमेंट होता है कंपोजिट सप्लाई के अंदर। मैंने इसका एक एग्जांपल देती हूँ। देखो जैसे अगर मैं पहले की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, जब हम पहले मोबाइल परचेस करते थे तो उसके साथ हमें चार्जर फ्री आता था ना, अब तो नहीं आता खैर।
तो मोबाइल हम परचेस करते थे, दैट इज आवर प्रिंसिपल सप्लाई। उसके साथ चार्जर फ्री आ रहा है, दैट्स आवर ऑक्सिलरी सप्लाई। हम पैसे किसके पे करते थे? मोबाइल के, चार्जर के नहीं पे करते थे। जीएसटी किस पे लगता था? मोबाइल पे, चार्जर पे नहीं लगता। और ये कंपोजिट बंडल है, मतलब ये नेचुरल बंडल है। जनरली यही होता था कि अगर मोबाइल खरीद रहे हो तो चार्जर तो फ्री आएगा। वैसे ही अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर का, जैसे मान लो फ्लाइट की टिकट आपने परचेस करी, वहाँ पे आपको फूड भी मिल रहा है, इंश्योरेंस भी मिल रही है, तो पैसे आपने किसके दिए? टिकट के दिए ना, फूड और इंश्योरेंस के नहीं दिए, वो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। तो दैट इज सप्लाई ऑफ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? तो देखो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है कि प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स लगता है बस, और जो रेट आपका प्रिंसिपल सप्लाई पे एप्लीकेबल होता है ना, वही होल बंडल पे एप्लीकेबल होता है। इसी के अपोजिट में दूसरी आती है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में क्या होता है? टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेड टुगेदर एज अ सिंगल प्राइस, वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। ये नेचुरली बंडल नहीं होता। जैसे कि मान लो दिवाली है, और दिवाली पे ना एक बड़ा सा गिफ्ट आपने पैक देखा एक शॉप पे, उसके अंदर कई सारे ब्रांड की डिफरेंट चॉकलेट्स, कुकीज़, पता नहीं क्या क्या था। तो क्या आपको लगता है कि जनरली जब आप वो चॉकलेट कुकीज़ खरीदते हो तो वो सारे आपको एक साथ मिलते हैं? नहीं। बट दिवाली पे उन्होंने वो बंडल बना के रख रखा था, एक गिफ्ट पैक बना के रख रखा था। दिस इज मिक्स सप्लाई। ये कोई नेचुरल बंडल नहीं है, बस बनाया गया है एक सिंगल प्राइस में, वो तुम्हें वो दे रहे थे। ठीक है, अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है कि मान लो उसमें 4 आइटम थे, 4 आइटम में से जिस पे सबसे ज़्यादा टैक्स रेट लगेगा, जीएसटी का रेट लगेगा, वही वाला हाईएस्ट टैक्स रेट लग जाएगा। मान लो इसमें 4 थे, पहले वाले पे 2% लग रहा था, दूसरे वाले पे 5%, तीसरे वाले पे 8% और चौथे वाले पे 11%। तो आपका टैक्स रेट कौन सा लगेगा? 11% वाला, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रॉसरी बंडल और गिफ्ट पैक, आप जैसे चॉकलेट, स्वीट, केक, जूस, यही सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ने से पहले ना एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था मीनिंग ऑफ सप्लाई, जहाँ पे हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, कंसिडरेशन वाली और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली। देन हमने पढ़ा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर हमने एक्सेप्शन पढ़ी फॉर अ नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो जीएसटी की। देन उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1A विद शेड्यूल 2, जिसके अंदर हमने बाइफर्केशन पढ़ा कि कौन सी सप्लाई गुड्स है और कौन सी सप्लाई सर्विस है। उसके बाद हमने पढ़ा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर हमने नेगेटिव लिस्ट पढ़ी, मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आते हैं और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 8, जिसके अंदर हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ सप्लाई, 2 तरह की, एक हमारी कंपोजिट और एक हमारी मिक्स्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द चार्ज ऑफ जीएसटी। देखो जीएसटी किस किस पे चार्ज होता है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। कुछ अकोमोडिटी ऐसी हैं जो जीएसटी के प्रीव्यू से बिल्कुल बाहर है, जैसे कि परमानेंट एक्सक्लूजन में आता है अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और टेम्परेरी एक्सक्लूजन में आता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये सारी चीज़ों पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अभी तक तो नहीं लग रहा है, पर टेम्परेरी एक्सक्लूजन में आगे जाके लगे तो पता नहीं, अभी ये नहीं है। अब देखो जीएसटी कैसे लगेगा, मतलब सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा कि यूटीजीएसटी लगेगा। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट से दूसरे यूटी में। ठीक है, और इंट्रा स्टेट कब होता है कि जब सेम स्टेट विद इन अ सेम स्टेट विद इन अ सेम यूनियन टेरिटरी होता है। तो देखो हमारा जो सेक्शन 7 है ना ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, वो बताता है कि कहाँ कहाँ आईजीएसटी हमारी लगती है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, तो पहला चीज़ है जनरल रूल। जनरल रूल क्या है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई के इक्वल नहीं है तो वो सप्लाई इंटर स्टेट मानी जाती है। अब ये लोकेशन ऑफ सप्लायर नॉट इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? देखो हम पहले डिटरमाइन करेंगे कि सप्लायर की लोकेशन क्या है, फिर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और फिर देखेंगे क्या वो सेम ही जगह है। अगर वो सेम ही जगह है तो वो हो गई इंट्रा स्टेट। ठीक है, और अगर सेम जगह नहीं है तो होगी इंटर स्टेट। ओके, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को पूरी डेफिनेशन में दिया है। अब थोड़ा ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो सप्लायर अंडमान यूनियन टेरिटरी का है
और उसने जो सप्लाई करी है वो कर्नाटका में करी है, दोनों अलग अलग जगह है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कर्नाटका, ठीक है। सप्लायर की लोकेशन क्या है, अंडमान, तो ये सप्लाई क्या होगी, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, ओके। वहीं अगर सप्लायर महाराष्ट्र का है और उसने सप्लाई करी है दिल्ली में, तो फिर से अलग अलग हो गए, प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इक्वल टू लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो यहाँ पे भी इंटर स्टेट होता है। अब कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जहां पे सेम स्टेट में तो सप्लाई हो रही है, सेम स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम उन्हें इंटर स्टेट मानते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर किसी भी गुड्स का इंपोर्ट करा जाएगा किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो उसे हम हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में मानेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर सर्विसेज भी इंपोर्ट हो रही हैं तो उस केस में भी इंटर स्टेट सप्लाईज को माना जाएगा। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रांजैक्शन, आई होप आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को इंकरेज करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, ठीक है। तो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी सप्लाई हो रही है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सप्लाई, अगर कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया के बाहर कहीं पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी वो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन अ सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी। उस केस में क्या होगा, CGST लगेगा प्लस SGST लगेगा इन केस ऑफ स्टेट, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगेगा। अब जनरल रूल क्या है कि अगर सप्लायर की जो लोकेशन है और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है तो उस केस में हमारी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट मानी जाती है, ओके। टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर जो ट्रेडर है वो जयपुर का है और उसने गुड्स बेचे हैं कस्टमर को और कस्टमर उदयपुर का है, तो इस केस में स्टेट तो सेम ही है राजस्थान, तो इस केस में CGST प्लस SGST लगेगा। ये हमारी क्या हो गई, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इसकी ना कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है, वही एक्सेप्शन जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि वहां पे भले ही सप्लाई जो है विद इन अ सेम स्टेट हो रही है बट फिर भी हम उसे इंट्रा स्टेट नहीं मानते, इंटर स्टेट मानते हैं। कौन कौन सी, सेम अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो रही, इंपोर्ट्स हो रहा है या फिर टूरिस्ट को कोई भी सप्लाई करी जा रही है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। देखो सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर को जो सेक्शन गवर्न करता है दैट इज सेक्शन 9। अब यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मान लो अगर जो लोकेशन सप्लायर की और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दोनों ही टेरिटोरियल वाटर है, मतलब पानी में ही सारी का सारा काम हो गया, तो उस केस में कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा स्टेट लगाएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो उस केस में ये सेक्शन कहता है कि जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा एप्रोप्रिएट बेस लाइन का, वही हमारा वो स्टेट होगा जो टैक्स लेगा। जैसे कि एक फिशरमैन है, उसने पानी में एक मछली पकड़ी और वो जो कोस्ट है वो चेन्नई के पास की है और उसने पानी में ही किसी और को वो सेल कर दी। हाँ, पानी में जलपरा नहीं आया था निकल के, पानी में कोई और इंसान था बोट में और उससे उसने मछली बेच दी, ठीक है। तो इस केस में जो लोकेशन है वो तमिलनाडु मानी जाएगी क्योंकि चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोजिशन लीव स्कीम, सेक्शन 10। अब ये स्कीम क्या है, देखो इसको बड़े ध्यान से समझना। ये ना ऑप्शनल सिंप्लीफाइड टैक्सेशन स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए डिजाइन की गई थी ताकि जो कंप्लाइंस बर्डन है उन पे कम कर दिया जाए। हर एक इनवॉइस पर टैक्स कैलकुलेट करने की जगह उन्हें सिर्फ एक फिक्स्ड पेमेंट जो है टैक्स का वो देना पड़ता था और टैक्स रेट भी बहुत ही कम होता था, अप्रॉक्स 1% वगैरह टैक्स रेट इस पे लगता है। बट इसमें ना कुछ की रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है कैन नॉट कलेक्ट अ टैक्स। जो कंपोजिशन डीलर है वो GST कलेक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। और उसके जितने भी साइन बोर्ड है वहां पे बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए कि इट्स अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। दूसरा, कैन नॉट अवेल ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे वो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले सकता है। देन एलिजिबिलिटी, टर्नओवर लिमिट भी यहाँ पे लगती है। अब टर्नओवर लिमिट क्या होती है, एग्रीगेट टर्नओवर जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने अपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ लिया था। तो पिछले साल की जो टर्नओवर लिमिट है ना वो 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट हैं, ये 8 स्पेसिफिक स्टेट हैं, इनके अंदर जो टर्नओवर लिमिट है वो 75 लाख है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये कौन से स्टेट है जिनके अंदर सिर्फ 75 लाख की लिमिट है। अब टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर, ये सेम ही है जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, तो इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोजिशन लीव स्कीम, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन करी गई है। देखो ये स्कीम ना बड़ी काम की स्कीम थी, क्योंकि ये ऑप्शनल और सिंप्लीफाइड टैक्सेशन स्कीम थी जो डिजाइन की गई थी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, ताकि उन पे जो कंप्लाइंस बर्डन है वो कम हो जाए। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अ टैक्स ऑन एवरी इनवॉइस एंड मेंटेनिंग अ डिटेल रिकॉर्ड, वो लोग एलिजिबल थे कि वो एक फिक्स टैक्स जो है वो पे कर दें, और टर्नओवर रेट पे, मतलब टर्नओवर पे उन्हें पे करना पड़ता था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता था। ठीक है, मतलब जीएसटी का जो रेट था वो भी काफ़ी कम होता था। लेकिन इसके ना कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। पहला था कैन नॉट कलेक्ट अ टैक्स। देखो जो लोग, जो कंपोजिशन डीलर थे ना, उनको जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार नहीं था, मतलब वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करते थे, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। ठीक है, कैन नॉट अवेल आईटीसी। अब आईटीसी क्या होता है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये लोग आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। अब इस पे ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा है, मतलब टर्नओवर की लिमिट लगी है। वो क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड टू द स्पेसिफिक लिमिट। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि इस स्कीम को पाना चाहता है या स्कीम में रजिस्टर होना चाहता है, तो उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है वो रजिस्टर चैप्टर में जैसे पढ़ाया था ना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, बिल्कुल सेम वैसी, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए लिमिट से। अब लिमिट क्या है, देखो जनरल लिमिट तो है 1.5 करोड़। ठीक है, मेजॉरिटी स्टेट में यही लिमिट फॉलो होती है, बट कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी स्टेट हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, ये सारे स्टेट, ये जो 8 स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो लिमिट है वो 75 लाख की फॉलो होती है, 1.5 करोड़ की फॉलो नहीं होती है। नाउ मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर सेम वही जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था। अब इसमें ना थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे ना एक नेगेटिव लिस्ट भी है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है कि भले ही उन लोगों का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो लिमिट से कम है, कौन सी लिमिट, 1.5 करोड़ की एंड 75 लाख की, बट स्टिल दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। कौन कौन से हैं, सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट को छोड़ के अगर कोई और सप्लाई ऑफ सर्विस करता है तो वो उस स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकता। देन नॉन टैक्सेबल गुड्स, अगर कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है जैसे कि अल्कोहल या पेट्रोलियम, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे जो हैं वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, तो फिर वो भी इस स्कीम में नहीं आ सकता। इसके अलावा इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो। अब इसमें ना एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है, आप अगर सप्लाई नहीं कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, बस दूसरे स्टेट से परचेस कर रहे हो, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन परचेस फ्रॉम अनदर स्टेट बट यू कैन नॉट सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो अगर कोई भी पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स को थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो उन लोगों के केस में वो ये वाली स्कीम नहीं ले सकते। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ये सब। देन फिफ्थ इज स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर, अगर कोई भी ये नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है तो वो भी इस वाली स्कीम में अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकता। देन स्पेसिफिक पर्सन स्टेटस, मतलब अगर कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। अब ये लोग कौन होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है। अब इस स्कीम के अंदर टैक्स रेट कितना है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका टैक्स रेट है 1%, 0.5 CGST, 0.5 SGST, और ये कैलकुलेट कितने पे होगा, टर्नओवर पे। रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5%, ये भी टर्नओवर पे कैलकुलेट होगा। ट्रेडर्स या इसके अलावा कोई और है तो 1% है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये पूरे टर्नओवर पे कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे कैलकुलेट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम। अभी हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ी थी, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। अब उन लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए आई अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो पहली वाली स्कीम में मैंने तुम्हें बताया था कि रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के बाकी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उस स्कीम को ऑप्ट नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, और इसीलिए अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम आई जो स्पेसिफिकली स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर और मिक्स्ड सप्लायर के लिए थी। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इलिजिबिलिटी फॉर मेन स्कीम, मतलब वो सारे लोग जो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, तो वो लोग अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेचर ऑफ सप्लाई, अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज को या दोनों को, या तो गुड्स को या सर्विसेज को या दोनों को, और मेन स्कीम में नहीं आ रहे हो और आपका जो टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। इसका टैक्स रेट क्या है, तो देखो इसका टैक्स रेट है 6% फ्लैट, 3% CGST, 3% UT या SGST।
पर्सन इनएलिजिबल फॉर द अल्टरनेटिव स्कीम। अब कौन कौन लोग इस स्कीम के क्राइटेरिया में नहीं आते? तो सबसे पहले जो लोग मेन स्कीम में आ रहे हैं। अब भाई अगर तुम पहली वाली स्कीम में आ रहे हो तो तुम अल्टरनेटिव में क्यों जाओगे? बताओ क्यों ही जाओगे? देन नॉन टैक्सेबल गुड्स। अब अगर वो सारे गुड्स जीएसटी के एम्बिट में आते ही नहीं तो वो स्कीम में क्यों ऑप्ट करेंगे? जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके अलावा इंटर स्टेट सप्लायर। अगर कोई भी पर्सन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आप अल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। देन नेक्स्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो वो भी इस केस में एलिजिबल नहीं होता है। देन इसके अलावा स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर, ये जो स्पेसिफाइड, ये जो नोटिफाइड गुड्स है ना, अगर इसका कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो भी इस केस में नहीं आता है। अब इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेन स्कीम पे। क्या? आप आईटीसी नहीं अवेल कर सकते, टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, आप जीएसटी का इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। देखो अभी हमने मीनिंग ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सप्लाई अंडर द जीएसटी वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई एंड देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपकी जो सेकंड यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी यूनिट भी है, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी यूनिट के हैं, तो बहुत ढंग से सारी चीज़ें बड़े विस्तार पूर्वक समझ के करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाई भी करो। एंड गाइज अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया है तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म से आप इसे परचेस कर सकते हो। सो थैंक यू।